Hello everyone, how are you all? We are starting with the subject income tax. But before I start with income tax, you need to understand what is tax. Tax is a financial burden which is imposed by government on a person. Now the question arises, why does our government impose tax? हमारी सरकार टैक्स लगाती ही क्यों है? गवर्नमेंट को देश की इकोनॉमी चलाने के लिए पैसे चाहिए और ये पैसे कहां से आते हैं? टैक्सेस से। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस सिर्फ एक रेवेन्यू का सोर्स है तो आप बिल्कुल गलत हैं। गवर्नमेंट टैक्सेस के जरिए देश में हर वो काम करा पाती है जो गवर्नमेंट कराना चाहती है। इसी बात को मैं कुछ एग्जाम्पल से आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। क्या आपको पता है कि 1995 तक हमारे देश में सिर्फ एक ही टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी एंड दैट वाज बीएसएनएल। लेकिन बीएसएनएल के बाद एक कंपनी स्टार्ट हुई दैट इज भारती कंपनी। और रीजन इसके पीछे पता है क्या है? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इन द ईयर 1995 कि जो भी कंपनियां टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में आएंगी हम उनकी इनकम को एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के लिए टैक्स फ्री बना देंगे। और वहां पे इमर्ज हुई भारती कंपनी जिसे आज हम एयरटेल कहते हैं, राइट? और अगर बात की जाए कि टिल डेट आज क्या पोजीशन है, तो आज हिंदुस्तान में 20+ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ऑपरेट कर रही है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट अनाउंस किया इस बिजनेस के लिए। गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी कंपनियां इस बिजनेस में आएंगी हम उनकी इनकम को टैक्स फ्री बना देंगे। पता है, हम उस दौर से जहां पर हम 37 रुपए 38 रुपए पर मिनट की इनकमिंग कॉल का देते थे, वहां से उस दौर में आ चुके हैं जहां पर हम 50 रुपए में अनलिमिटेड मंथली बात कर रहे हैं फोन पे, राइट? आपको नहीं लगता कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल की आवश्यकता जो है हमारी एक्सट्रैक्शन से बहुत अधिक है? बिल्कुल है। हम बहुत हद तक इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं पेट्रोल एंड डीजल के लिए। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल एंड डीजल की इस कंजप्शन को मीट करने के लिए कुछ किया? हां, किया। पता है, कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि जो भी कंपनियां पेट्रोल डीजल के एक्सट्रैक्शन में आएंगी हम उनकी इनकम को एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के लिए टैक्स फ्री कर देंगे। वर्ड यूज होता है एग्जेम्प्ट कर देंगे। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है टैक्स फ्री। एंड यू विल बी अमेज्ड टू हियर, आज वीडियोकॉन जैसी कंपनी भी पेट्रोल और डीजल का एक्सट्रैक्शन कर रही है। बताइए, वीडियोकॉन कंपनी पेट्रोल डीजल का एक्सट्रैक्शन कर रही है। एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनी, कोई लेना देना है पेट्रोल डीजल से? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो कंपनी भी आज पेट्रोल डीजल का एक्सट्रैक्शन कर रही है बिकॉज गवर्नमेंट सेड दैट आई एम गोइंग टू एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ ऑल दोस कंपनी हु आर इनटू पेट्रोल एंड डीजल एक्सट्रैक्शन। बताइए, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है कि नहीं? डू वी रिक्वायर गुड एयरपोर्ट्स, गुड रेलवे स्टेशंस, गुड रोड्स? जरूरत है कि नहीं हमारे देश को? जब रोड की बात आती है तो हम कहते हैं अच्छे बुरे तो छोड़ो, बस रोड दे दो। 4 दिन अगर लगातार बारिश हो जाए ना, तो जो क्योटो जैसा सिटी कहलाने वाला है, स्मार्ट सिटीज जो इंडिया की है, वो भी पानी में पूरा डूब जाती है। तो हम तो कहते हैं अच्छे बुरे दूर की बात है, बस रोड ही दे दो। We require good infrastructure. What I mean to exactly say is कि we require good infrastructure. Is government doing something into it? Yes. गवर्नमेंट ने इसके लिए भी किया। गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में आएंगी हम उनकी इनकम को एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के लिए टैक्स फ्री बना देंगे। एंड यू विल फाइंड बहुत सारी कंपनियां आज इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में आ चुकी है। देखिए, होता क्या है, गवर्नमेंट बाउंड हो जाती है काम देने के लिए उन कंपनी को जो ये काम करती है। और अगर किसी स्पेसिफिक सेक्टर में सिर्फ 1-2 कंपनियां हैं तो गवर्नमेंट बाउंड है उनको काम देने के लिए, वो काम अच्छा करें या बुरा करें। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंकरेज करती है टैक्स बेनिफिट देके, तो बहुत सारी कंपनियां उस सेक्टर में आ जाती हैं
और जब बहुत सारी कंपनियां किसी स्पेसिफिक सेक्टर में आती हैं तो वहां पे कंपटीशन आता है, और कंपटीशन आने से अपने आप क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। आज बताइए, हमारे देश में टेलीकम्युनिकेशन के लिए ऐसा करना जरूरी था कि नहीं था? बिल्कुल था। क्या कोई अफोर्ड कर पाता? जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, क्या कोई अफोर्ड कर पाता कि अगर 1 मिनट की इनकमिंग कॉल का 37-38 रुपए देना पड़ता है? यहां से स्टार्ट हुई थी भारतीय कंपनी। 1 मिनट की इनकमिंग कॉल का 37-38 रुपीज देना होता था। नहीं कर पाते अफोर्ड। आज एक रिक्शा वाले के पास में, ठेले वाले के पास में मोबाइल फोन है। पता है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपटीशन लाया। गवर्नमेंट ने कहा टैक्स बेनिफिट सेक्टर में, और आज 20 से अधिक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ऑपरेट कर रही है। यहां पे कंपटीशन आया और ये धंधा ग्रो कर गया, ये बिजनेस ग्रो कर गया, राइट? ये पूरा सेक्टर ग्रो कर गया। और निश्चित है, इस तरीके की कोई भी डेवलपमेंट देश में होती है तो हमारा देश भी तरक्की कर रहा है। तो जरा सोचिए, गवर्नमेंट ने क्या टैक्स, इनकम टैक्स को सिर्फ एक रेवेन्यू टूल की तरह यूज किया है? नहीं, गवर्नमेंट ने वो धंधा भी कराया देश में जो नहीं हो रहा था, या जो बहुत नीचे था, उसको बहुत अपलिफ्ट करा दिया। यू नो, इंडिया इज प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हम दुनिया में सबसे ज्यादा खेती करते हैं। हम कृषि प्रधान देश कहलाते हैं। हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी बहुत हाई है। अगर आप एक्सपोर्ट क्वांटम की बात करेंगे कि कितनी क्वांटिटी में हम एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, तो वो भी बहुत हाई है। आप पूछेंगे सर रेवेन्यू कितना आता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करके, तो हम कहेंगे बहुत छोटा है। सर, कृषि प्रधान देश, हम लोग खेती से खूब सारी पैदावार करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, विदेशों में भेजते भी है, फिर भी पैसा बहुत कम आता है। क्यों? तो हम आपको बताएंगे कि इंडिया पैकेजिंग में बहुत पुअर है, पैकेजिंग बिजनेस में पुअर है। यू नो, ऑस्ट्रेलिया इज नंबर 1 इनटू पैकेजिंग बिजनेस इन द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है पैकेजिंग बिजनेस में। ऑस्ट्रेलिया क्या करती है, आई लेट यू नो। ऑस्ट्रेलिया क्या करती है, हमसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंगाती है, उसकी अच्छी पैकेजिंग करती है और उसको विदेशों में बेच देती है। पता है, वो कंट्रीज जो ऑस्ट्रेलिया से खरीदने को तैयार हो जाते हैं, वो डायरेक्टली हमसे नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि कहते हैं इंडिया से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगा, रास्ते में सड़ जाएगा, रास्ते में नहीं सड़ेगा तो पहुंच के सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसी पैकेजिंग करती है कि वो कई दिन तक टिकता है। बताइए, उनका अपनी खेती का प्रोड्यूस नहीं है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेते हैं, उसकी पैकेजिंग करके विदेशों में बेच देते हैं, और वो हमसे अच्छा कमाती है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी सरकार को पैकेजिंग बिजनेस के लिए कुछ करना चाहिए? बिल्कुल आपको लगता होगा करना चाहिए, और किया भी सरकार ने। गवर्नमेंट ने पैकेजिंग बिजनेस को वे बैक, सेवरल ईयर्स बैक, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हमें पैकेजिंग बिजनेस को इंप्रूव करना है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनकम को एग्जिम करते हैं उन सभी बिजनेसेस की जो इस पर्टिकुलर पैकेजिंग बिजनेस में आएंगे। एंड यू विल फाइंड कि बहुत सारी कंपनियां पैकेजिंग बिजनेस में आ गई, और आज हमारा पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है, राइट? देखिए, हमारे देश की इकोनॉमी ना पूरी दुनिया की इकोनॉमी से अलग है। ऐसी इकोनॉमी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? पता है, द रिच ऑफ आवर कंट्री आर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, and the poor of our country are poorest in the world. जो हमारे देश के रईस है ना, वो दुनिया में सबसे रईस है। They are top richest people of the world. और जो हमारे देश के गरीब है, वो पूरी दुनिया में सबसे गरीब है। मतलब हमारे देश के रईस इतने रईस हैं कि वो पूरी दुनिया में सबसे रईसों की सूची में आते हैं, और गरीब इतने गरीब है कि पूरी दुनिया में ऐसा गरीब नहीं है। ये जो हमारे देश की इकोनॉमी में वेरिएशन है ना, ये सबसे बड़ा है। ये पूरी दुनिया में ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी इकोनॉमी के लिए लॉ बनाना और भी डिफिकल्ट है। अब एक बात बताइए, क्या सरकार ऐसा कानून बना सकती है कि अमीरों से लेके छीन के गरीबों को दे देंगे? नहीं, ये कानून तो नहीं बन सकता। लेकिन कानून ऐसा जरूर बन सकता है कि इस डिफरेंस को कम किया जा सके।
ये जरूर बन सकता है। और एट सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम, आप देखिएगा जब मैं आपको टैक्स लॉ पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा एट सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम कि देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट किस कदर लॉ बना रही है कि ये डिफरेंस जो है वो कम होता जा रहा है। यू विल फाइंड इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स भी ऐसे होते हैं, जो कम कमा रहा है वो कम रेट से टैक्स देता है, मतलब जो बहुत कम कमा रहा है वो टैक्स ही नहीं देता, जो थोड़ा ज्यादा कमा रहा है वो थोड़ा ज्यादा देगा, ठीक है, वो थोड़ा टैक्स देगा, उसका रेट कम होगा टैक्स का। जो उससे ज्यादा कमा रहा है उसका रेट थोड़ा और ज्यादा होगा। जो बहुत ज्यादा कमा रहा है उसका रेट ऑफ टैक्स भी गवर्नमेंट बहुत हाई रखती है। तो गवर्नमेंट, हमारे देश का जो लॉ है ना, वो इस कदर लॉ को फ्रेम किया गया है कि ये डिफरेंस भी इकोनॉमी का क्या हो, डिमिनिश हो, कम हो। See, my objective through this video class is not to make you a law taker. देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझसे लॉ सुने, प्रोविजन सुने और ये बस समझ जाए कि ये कानून है हमारे देश का। Believe me, I want to make you lawmaker. मैं चाहता हूं कि आप इतने कॉम्पिटेंट हो जाएं कि आपको यह समझ में आने लग जाए कि ये लॉ बनता कैसे है। आप देखिएगा ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मार्केट में ऐसी ऐसी टैक्स प्लानिंग चल रही है, लोग इस तरीके से टैक्स को इवेट कर रहे हैं। और आपसे पूछूंगा, फिर बोलूंगा जब बताइए कि अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो ऐसा कौन सा लॉ बनाते, ऐसी कौन सी लाइन इनकम टैक्स एक्ट में लिखते जिससे ये प्लानिंग पूरी तरीके से इवेड हो जाए, खत्म हो जाए, ये प्लानिंग ही खत्म हो जाए। एंड बिलीव मी, कुछ दिनों बाद आप मुझे बताने लग जाओगे, आप कहने लग जाओगे सर मैं ऐसा करता, राइट? और फिर मैं आपसे कहता हूं, प्लस हैव अ लुक एट योर बुक, आप अपनी किताब में देखिए और आप एग्जैक्टली सेम लाइन पाएंगे, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। देखिए आप स्टूडेंट्स मुझसे सिर्फ एक बजट पढ़ते हो, किसी एक साल का कानून पढ़ते हो, राइट? एंड थ्रू आउट योर लाइफ यू आर गोइंग टू सी सो मेनी बजट्स। हर साल देश का फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट सुनाएगा जिससे ये कानून पूरी तरीके से बदल जाता है, राइट? क्या वो सारे कानून आपको खुद से समझने होंगे कि नहीं होंगे? और देखिएगा ये अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हो जाएगी कि आप वो सारे कानून खुद से समझने भी लग जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आने लग जाएगा कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अमेंडमेंट किया, ये चेंज किया है तो क्यों किया है, क्योंकि आप देश की इकोनॉमी को समझने लग गए हो, आप समझने लग गए हो कि लोग क्या करते हैं और गवर्नमेंट फिर क्या करती है। यू आर नॉट अ लॉ टेकर, यू आर लॉ मेकर, राइट स्टूडेंट? तो चलिए आइए शुरू करते हैं अब हम लोग अपनी बात को। Now have a look at the definition of tax first. Tax is a financial burden imposed by government on a person. Why are we calling it financial burden? Nobody happily gives tax. किसी को भी खुशी तो मिलती नहीं है टैक्स देने में. So I'm calling it as a financial burden. Tax is a financial burden imposed by government on a person. Person कौन है? हम आप पर्सन तो हैं ही, लेकिन पर्सन की डेफिनेशन एक बड़ी डेफिनेशन है, इसमें और भी कुछ लोग आते हैं, इसकी चर्चा बाद में होगी। तो हम आप पर्सन है, हमारे अलावा भी कुछ लोग पर्सन है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ इफ वी हैव टू स्पीक ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन वन लाइन, एक लाइन में बोलना हो डायरेक्ट टैक्स क्या है, तो हम लिखेंगे टैक्स लेवीड ऑन पर्सन। एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? टैक्स लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। लेवीट का मतलब होता है लगाया जाता है, ठीक है? तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि पर्सन्स पे लगाया जाता है, हम आप पर लगाया जाता है और हम आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को इसे दे देते हैं, इसीलिए इसका नाम है डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है?
जो सरकार मेरे ऊपर लगाएगी और हम सरकार को कहेंगे ये लीजिए, ये डायरेक्ट टैक्स है। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो सरकार गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाती है, और जब हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करते हैं, परचेज करते हैं, तो जिस डीलर से हम गुड्स एंड सर्विसेज बाई करते हैं, हम टैक्सेस भी उसी को पे कर देते हैं, और वो सरकार को अब टैक्सेस पहुंचाता है। इसलिए टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि मैंने टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया। किसके थ्रू दिया? उस व्यापारी के माध्यम से दिया जिससे मैंने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। आप एक मोबाइल खरीदते हैं, क्या उस पर जीएसटी लगता है? हां या ना? आपने मोबाइल परचेज किया, क्या उस पर जीएसटी लगता है? बिल्कुल लगता है। आपने ये जीएसटी गवर्नमेंट को दी कि नहीं दी? दी, लेकिन गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं दी। आपने गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं पहुंचाया। पता है आपने जीएसटी किसको दी? उस व्यापारी को दी जिससे आपने मोबाइल खरीदा, राइट? जब वो बिल बनाता है अपनी, तो जीएसटी जोड़ के टोटल बिल बना देता है, और आप उसको पेमेंट करते हो मोबाइल की भी और साथ में जीएसटी की भी, और आपका वो जीएसटी सरकार तक कौन पहुंचा रहा है? वो व्यापारी पहुंचा रहा है। इसलिए हम इस टैक्स को पता है क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो फिर से रिपीट करता हूं, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो सरकार मेरे ऊपर लगाएगी तो मैं ही सरकार को दूंगा, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो सरकार मेरे ऊपर नहीं लगाएगी, किसी वस्तु पे, गुड्स पे लगाएगी, किसी सर्विसेज पे लगाएगी, और जब मैं उन सर्विसेज को, गुड्स को बाई करूंगा, परचेज करूंगा, तो मैं जिससे परचेज करूंगा वो टैक्सेस भी उसी को दे दूंगा, और वो बंदा उस टैक्सेस को अब कहां पहुंचा देगा? सरकार के पास। सिंस ये टैक्सेस मैंने दिया लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, इसलिए टैक्स पता है क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब आते हैं, बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स है कौन सा टैक्स। तो पता है जो इनकम टैक्स हम लोग स्टार्ट किए हैं, ये डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स सरकार मेरे ऊपर लगाती है, कहती राज अग्रवाल तुम्हारा इनकम टैक्स इतना हुआ, मैं ही सरकार को देता हूं, ठीक है? तो इनकम, डायरेक्ट टैक्स की झोली में वैसे तो आज एकमात्र एक ही टैक्स है, दैट इज इनकम टैक्स। आपको पता है कुछ समय पहले एक टैक्स और होता था डायरेक्ट टैक्स की झोली में, और उसका नाम था, है नहीं, अब खत्म हो गया ये टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स क्या चीज है? जो हम एनुअली इनकम कमाते हैं, हम जो साल भर में इनकम कमाते हैं ना, उस पर सरकार कहती है आपको टैक्स देना होगा, एंड दैट इज इनकम टैक्स। व्हाट वाज वेल्थ टैक्स? क्योंकि वेल्थ टैक्स अब नहीं है। क्या था ये? हम हर साल इनकम कमाते हैं तो वो पैसा इकट्ठा होता जाता है, जब इकट्ठा होता जाता है तो उसे कहा जाता है वेल्थ, योर प्रॉपर्टी। तो जिसके पास जितनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है उस पर भी सरकार को एक टैक्स देना होता था। मतलब आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे मान लीजिए मैं हर साल 10 लाख रुपए कमाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं हर साल 10 लाख रुपए कमाता हूं तो 10 लाख रुपए पे हर साल सरकार को टैक्स देता हूं। लो भैया, और 10 साल में मेरे पास कितना पैसा हो गया? हर साल 10 लाख रुपए कमाता हूं तो हर साल मान लीजिए मेरे खर्चे 2 ही लाख रुपए हैं, तो हर साल की बचत कितनी? 8 लाख। 10 साल में मेरे पास कितना बच गया? 80 लाख। ये 80 लाख कहलाता था वेल्थ, और सरकार कहती थी चलो इस 80 लाख पे भी टैक्स दो। मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिए। मैंने 10 लाख रुपए कमाया तो 10 लाख पे टैक्स देता हूं, ये इनकम टैक्स है। लेकिन 10 लाख में से 8 लाख बच गया ना, 8 लाख बच गया मेरे पास, तो 8 लाख मेरी इस साल की वेल्थ है। सरकार कहती है लाओ 8 लाख पे फिर टैक्स दो। अगले साल अब क्या होगा? फिर अगले साल 10 लाख रुपए कमाया तो 10 लाख पे टैक्स दे दिया, और उसमें से फिर 8 लाख बच गया, तो पुराना 8 लाख इस साल का 8 लाख मिला के कितना हो गया? 16 लाख। सरकार कहती थी 16 लाख रुपए की तुम्हारे पास वेल्थ है, लो इस पे भी टैक्स दो। 10 साल में मेरे पास 80 लाख रुपए जुड़ गया, सरकार कहेगी लाओ इस 80 लाख पे भी टैक्स दो, जो हर साल कमा रहे उस पे भी टैक्स दो। 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, मोदी सरकार आई, तो हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने, मोदी सरकार के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने अरुण जेटली जी, और अरुण जेटली जी ने 2014 के बजट में वेल्थ टैक्स को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि वेल्थ टैक्स खत्म करते हैं। वैसे ये सरकार जो आई है ये टैक्स को खत्म करते जा रही है, ठीक है? अब आप देखिए जीएसटी लाने से कितने सारे टैक्स खत्म भी हुए, ठीक है? तो इन्होंने वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया। मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स में एक टैक्स होता है, इनकम टैक्स के अंदर एक टैक्स होता है जिसका नाम है सरचार्ज, और जेटली जी ने क्या किया था? सरचार्ज को बढ़ा दिया था। अब जेटली जी हमारे बीच नहीं रहे,
उन्होंने सरचार्ज को बढ़ा दिया और कहा कि इससे जितना वेल टैक्स की वजह से रेवेन्यू कम होगी ना सरकार की, सरचार्ज की वजह से उतनी बढ़ जाएगी, तो वो कंपनसेट हो जाएगा। एक कानून झूठ मूठ का बोझ की तरह लदा हुआ है, इस कानून को हटा देते हैं, तो वेल टैक्स आज के दिन में खत्म हो गया है। नाउ कमिंग टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूची लंबी है, डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूची लंबी है। हालांकि आपको बता दें, जीएसटी आने से ये बहुत छोटी हो गई। जीएसटी के पहले ये लिस्ट और भी लंबी थी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? पहला तो जीएसटी, दूसरा कस्टम, ये बड़े इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, देश के अंदर जितनी खरीद बिक्री हो रही है उस पर लग रहा है जीएसटी, विदेश से हम जो माल खरीदते हैं उस पर लगता है कस्टम। ठीक है, तो ये हो गया दो टैक्सेस। और इसके अलावा भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो किसी ना किसी के माध्यम से सरकार तक पहुंच रहा है। आपको पता है, जो बिजली का बिल आता है, अगर मेरी बात आपको ना पता हो तो तुरंत क्लास के बाद आप बिजली का बिल उठा के अपने घर का देखेंगे। ठीक है, पक्की बात। जो बिजली का बिल आता है उसमें भी जरा देखिए, एक लाइन लिखी होती है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। मैं लिख रहा हूं यहां, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। पता है, जो बिजली बिल आप जमा करते हो वो सिर्फ जितना बिजली उठता है वो नहीं जमा करते, उसमें एक टैक्स भी लगता है और उसका नाम होता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ये टैक्स है जो सरकार को जा रहा है। ये भी हमने किसको दिया? क्या सरकार को डायरेक्ट गए? नहीं, जहां बिजली बिल जमा किया वहीं पे टैक्सेस भी जमा हो गया, लगे हाथ, क्योंकि टैक्स तो जुड़ा हुआ था बिल में, और वो वहां से इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचता है, इसलिए ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। मोटर व्हीकल टैक्स। पता है, आप जब कार खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, स्कूटी खरीदते हो, वॉटएवर, तो एक टैक्स देते हो आप, मोटर व्हीकल टैक्स उसका नाम है। किसको देते हो ये टैक्स? जिस डीलर से, जिस व्यापारी से आपने गाड़ी खरीदी उसी को टैक्स भी दिया है। हाँ, उस गाड़ी पे जीएसटी भी लगा था। हाँ, ये नहीं कह रहा जीएसटी नहीं लगा था, उस गाड़ी पे जीएसटी भी लगा था, एक मोटर व्हीकल टैक्स भी लगा था। पता है मोटर व्हीकल टैक्स क्यों लगता है? कि तुम, गवर्नमेंट कहती है कि तुमने गाड़ी ली है तो गाड़ी का टैक्स देना पड़ेगा, वो है जीएसटी। फिर तुमने गाड़ी अगर ली है तो तुम सड़क का इस्तेमाल करोगे, सड़क को खराब करोगे अपनी गाड़ी चला के, और वो सड़क कौन बनवाएगी? सरकार बनवाएगी। हालांकि सड़क है नहीं कायदे की, वो तो पहले से बिगड़ी हुई है, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि भाई सड़क तुम यूज करोगे, सड़क को खराब करोगे, उसको बनवाएगा कौन? सरकार। तो इसका टैक्स दो, और वही है मोटर व्हीकल टैक्स। और ये हम किसको पे कर देते हैं? पता है, जिससे हम गाड़ी खरीदते हैं ना उसी को पे कर देते हैं, वो सरकार को देता है। तो हमने डायरेक्ट नहीं दिया, इसलिए ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। स्टैंप ड्यूटी। देखिए, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि हमारा फोकस पता है किस पे? इनकम टैक्स। मैं क्यों बैठा हूं? इनकम टैक्स पढ़ाने के लिए आपको, लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना जरूरी है कि आपको पता रहे टैक्सेस क्या चीज है। स्टैंप ड्यूटी। आप कोई भी एग्रीमेंट पेपर बनाओ, आप जमीन खरीदो, मकान खरीदो, कोई प्रॉपर्टी खरीदो, सब चीज की लिखा पढ़ी किस पे हो रही है? स्टैंप पेपर पे। और ये स्टैंप पेपर की जो रेवेन्यू है ये किसको जा रही है? सरकार को जा रही है। कैसे जा रही है? आपने पैसा दिया, जो स्टैंप विक्रेता है, जो स्टैंप पेपर सेलर है, आपने पेमेंट उसको की, वो गवर्नमेंट को पे करता है। द मनी इज रीचिंग गवर्नमेंट इनडायरेक्टली थ्रू स्टैंप वेंडर, एंड देयरफॉर दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आपको फंडा क्लियर हो गया कि व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स पर्सन पे लगाने वाला टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाने वाला टैक्स, जो कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचेगा। टैक्स आपकी जेब पे ही असर डालेगा। तो चाहे वो इनकम टैक्स हो, मतलब कि चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों ही टैक्स जेब हमारी ही खाली करता है। ठीक है, लेकिन एक टैक्स ऐसा है जो जेब हमारी खाली करता है और हम ही सरकार को देते हैं। दूसरा टैक्स ऐसा है जो जेब हमारी खाली करता है लेकिन हम टैक्स सरकार को नहीं देते, किसी और को देते हैं, वो सरकार को देता है, और वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। नाउ द टैक्स वाली जो बात थी वो खत्म हो गई, और अब हम लोग फोकस करेंगे इनकम टैक्स पे। चलिए आ जाइए, इनकम टैक्स लॉ। पता है, अगर आपको इनकम टैक्स के कानून को समझना है तो आपको किन बातों की जानकारी होनी चाहिए? इनकम टैक्स एक्ट 1961,
मुझे जानकारी होनी चाहिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, मुझे जानकारी होनी चाहिए इनकम टैक्स रूल्स 1962 की, मुझे पता होना चाहिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, फाइनेंस एक्ट एनुअल। फाइनेंस एक्ट एनुअल क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज फाइनेंस एक्ट कम्स एनुअली, हर साल आता है, ठीक है। तो जो हर साल फाइनेंस एक्ट आता है वो पता होना चाहिए। मुझे सर्कुलर से क्लैरिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए जुडिशियल डिसीजंस। इन सब चीजों को मिला के बनता है इनकम टैक्स का कानून। तो सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट से आप इनकम टैक्स कानून नहीं जान जाओगे। इनकम टैक्स का कानून जानने के लिए मुझे इन सारी बातों को जानना होता है, राइट। तो मैं आपको बता दूंगा एक एक दो लाइनों में कि ये है क्या चीज, व्हाट इज दिस एक्ट, एक्ट क्या है, रूल्स क्या है, नोटिफिकेशन क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, सर्कुलर क्लैरिफिकेशन क्या होता है, जुडिशियल डिसीजन क्या होता है। चलिए जान लेते हैं इन सब चीजों। सबसे पहली बात, इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या है ये इनकम टैक्स एक्ट 1961? पता है ये बेस है, यही कानून है, इसी पे पूरा इनकम टैक्स का कानून खड़ा है। यही एक्ट जो है, ये आप कह लीजिए ये पिलर है, खंबे हैं, जिस पे पूरा कानून टिका है इनकम टैक्स का। ये एक्ट मुझे बताता है कि क्या इनकम होती है, क्या नहीं होती है। इनफैक्ट ये भी बताता है कि क्या खर्चे होते हैं, क्या खर्चे नहीं होते हैं। हां, ध्यान से समझिए। देखिए इनकम कैसे निकलेगी। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं अपनी इनकम कैसे निकालता हूं? जितना पैसा मेरे पास आता है वो मेरी रेवेन्यू, जो मैं खर्च करता हूं वो मेरे एक्सपेंसेस, घटाने के बाद जो बचा वो मेरी इनकम। देखिए मैं एक टीचर हूं, मुझे स्टूडेंट से फीस आती है, वो मेरी रेवेन्यू। लेकिन क्या जितना फीस आती है सब मेरी जेब में जाता है? नहीं, उसमें से हो सकता है मैं बिजली बिल जमा करता हूं, स्टाफ को सैलरी देता हूं, टेक्नोलॉजी के खर्चे बेयर करता हूं, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह के खर्चे लगते हैं, हो सकता है रेंटल भी पे करता हूं। तो ये सारे खर्चे घटाने के बाद अब मेरी इनकम आती है। तो इनकम टैक्स ये भी बताता है कि खर्चे क्या क्या माने जाएंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये एक बिजनेस का खर्चा है, लेकिन इनकम टैक्स कह रहा है कि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, मैं तो नहीं मानता। तो इनकम टैक्स में इनकम क्या है वो इनकम टैक्स बताएगा, खर्चे क्या है इनकम टैक्स बताएगा। अब मैं जो बात बोलूंगा ना, आपको बेहद अचरज होगा, बेहद अचरज। पता है, अगर आप 5 लाख रुपए सचमुच कमाते हो, सचमुच मतलब रियल में आपकी एक्चुअल इनकम 5 लाख रुपए है, क्या इनकम टैक्स के हिसाब से भी आपकी इनकम 5 लाख कहलाएगी? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स। हो सकता है इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी इनकम 4 ही लाख रुपए है, और यह भी पॉसिबल है कि इनकम टैक्स के हिसाब से आपकी इनकम 6 लाख रुपए है। हम कमाते 5 लाख रुपए हैं, लेकिन इनकम टैक्स कह रहा है नहीं राज अग्रवाल आपकी इनकम 4 लाख है, 4 ही लाख पे टैक्स दो। हाँ, इनकम टैक्स का कानून बताता है कि मेरी इनकम क्या है। जो मेरी रियल इनकम होती है वो इनकम पे टैक्स नहीं देना होता है, इनकम टैक्स खुद बताएगा कि आपकी इनकम कितनी है, उसका कानून बताएगा। हाँ, मेरी इनकम 5 लाख है तो ज्यादातर केसेस में इनकम टैक्स का कानून उसको 4 लाख बोलता है, कम बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता। लेकिन कभी कभी 6 लाख भी हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने एक खर्चा किया है, इनकम टैक्स कह रहा है वो तो खर्चा ही नहीं है। अब एक बात बताओ, मैंने एक खर्चा किया, ठीक है, तो मैंने तो उस खर्चे को घटा के अपनी इनकम बताई, इनकम टैक्स कह रहा है मैं तो नहीं मानता इस खर्चे को। अब बताओ भाई, इनकम टैक्स नहीं मानेगा उस खर्चे को, तब तो मेरी इनकम बढ़ गई ना। हाँ, तो ऐसा भी होता है। और इनकम टैक्स कहेगा इसी इनकम पे आपको टैक्स देनी होगी, ठीक है। तो व्हाट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961? ये बेस कानून है, ये बेस है लॉ। ये आपको बताता है इनकम क्या है, ठीक है, किस पे टैक्स लगेगा, ठीक है, ये सारी बातें बताएगा आपको। नाउ व्हाट इज इनकम टैक्स रूल्स? ऐसे समझ लीजिए कि इनकम टैक्स एक्ट जो लॉ है इसको कंप्लाई कैसे किया जाए ये रूल्स बताता है। जैसे आपको पता ही होगा कि जब आप प्रॉफिट निकालते हो तो डेप्रिसिएशन को खर्चे की तरह घटाते हो, अकाउंटिंग में भी ऐसा करते हो, और इनकम टैक्स एक्ट में भी लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, बिजनेसमैन इस खर्चे को घटाएगा।
इनकम टैक्स एक्ट इतना कह के निकल गया, काम खत्म, उसने तो बता दिया कानून ये है कि डेप्रिसिएशन घटा लो। अब बात ये आती है कि डेप्रिसिएशन घटा लो तो कैसे घटा लो?